आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल मार्च 2023 का देखेंगे करंट अफेयर। ठीक है, मार्च 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा। पीटी का एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है। तो एग्ज़ाम से कम ये रहे कि 16 महीने का करंट अफेयर कवर हो जाए। तो उसमें उसी 16 महीने की श्रृंखला में हम आज ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बिहार है, बिहार स्पेशल है, मार्च का है। तो इसमें देखेंगे तो सिर्फ मार्च का, और शुरुआत करेंगे। बिहार की बबीता गुप्ता का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन हुआ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आगामी 4 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 23 से सम्मानित किया। कौन से मौके पर किया गया, ये बात भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, और 4 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कब से कब मनाया गया है। 4 मार्च से मनाया गया है। प्लास्टिक कचरे से सजावटी सामग्री बनाकर खुद की जीविका चलाने के साथ दूसरे महिलाओं को भी राह दिखा रही, कहाँ की हैं, मुजफ्फरपुर की रहने वाली भैया, और सीहो गांव की रहने वाली हैं, ये भी ध्यान रखना। जीविका की सदस्य हैं ये। स्वच्छता तथा पेयजल के विभिन्न श्रेणियों के लिए हुई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उनका चयन किया गया है। पति की दिव्यांगता के बाद ये सब इतना नहीं देखने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल आगे चलते हैं। गंगा जल आपूर्ति योजना गया जी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जलापूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह द्वारा दिया राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए, चलिए, बिहार के जल संसाधन विभाग की उक्त 2 योजनाओं के लिए पुरस्कार विभाग के सचिव हैं संजय कुमार अग्रवाल और अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन ईश्वर चंद्र ठाकुर ने ग्रहण किया है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। गंगा जल आपूर्ति योजना गयाजी डैम भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही रखा गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है, ये बिहार की है। गंगा जल आपूर्ति योजना के जरिए देश में पहली बार बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले प्रमुख शहरों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गया जिले में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट देश के सबसे बड़े रबर डैम के निर्माण से फल्गु नदी में 8 से 10 फीट जल उपलब्ध है। पहले देश दुनिया से पिंडदान और धार्मिक कार्य के लिए गया आने वाले लाखों श्रद्धालु फल्गु नदी के जल के लिए तरसते थे, लेकिन पिछले 7 पितृपक्ष के दौरान आए करीब 12 लाख श्रद्धालुओं को फल्गु में लबालब जल रहने से काफ़ी सुविधा हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। फिर केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP द्वारा जल संसाधन, ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र की बेहतरीन परियोजनाओं को हर वर्ष CBIP अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, CBIP अवार्ड 2022 के लिए देश भर की जल संसाधन परियोजनाओं का चयन कुल 10 श्रेणियों में हुआ है। याद रखना कितनी श्रेणियों में हुआ है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित गंगा जल आपूर्ति योजना गयाजी डैम का चयन किस क्षेत्र में हुआ, किस श्रेणी में हुआ, तो जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण श्रेणी में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है। ठीक है, 5 मार्च को जानकारी मिली है भाई, बिहार के पटना के विद्यापति भवन में। ध्यान रखना जगह कौन सी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर के उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह 2023 का भी आयोजन हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की 150 महिलाओं को अपनी अनुकरणीय भूमिका से समाज में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। कार्यक्रम में बेहतरीन सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे झिझिया, महिलाओं के लिए रनवे वॉक का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा लेट्स इंस्पायर बिहार के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले सदस्य जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम किया, वैसे लोगों को भी सम्मानित किया गया। गार्गे उत्कृष्टता पुरस्कार नोएडा, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली और देश से बाहर रह रही बिहारी महिलाओं को भी दिया गया है। इसके अलावा बिहार से मिसेज केनिया रह चुकी, मिसेस केनिया कौन है ये मिसेस केनिया भाई, बिहार से मिसेस केनिया रह चुकी रूही सिंह, लंदन से एडवोकेट इलियास फातिमा, बेंगलुरु की फैशन डिजाइनर नीमा कुमार,
मुंबई से एक्ट्रेस ऋषिका सिंह चंदेल, लोक गायिका हेमा पांडे और को गार्गी अवार्ड दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान आईपीएस विकास वैभव ने सभी महिलाओं को सम्मानित कर बिहार में आम लोगों के सामने उनका उदाहरण प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसका मुख्य आकर्षण बिंदु क्या रहा? ज्योति झा द्वारा लिखित और हेमंत झा द्वारा निर्देशित उपन्यास पर आधारित नाटक है आनंदी मुख्य आकर्षक रहा है, जिसे मुख्य अभिनेत्री मोना झा ने निभाया था। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से महिलाओं द्वारा बिहारी भोज्य सामग्रियों आर्ट क्राफ्ट का स्टॉल भी लगाया गया था यहाँ पे। लेट्स इंस्पायर बिहार का कहना है कि भाई हमारा उद्देश्य समाज की महिलाओं को एक मंच देकर उनका उत्थान करना है, जिससे वे एक चेंज मेकर के रूप में अभिनय करके प्रेरित कर सकें और अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकें। ठीक है, शिक्षा, समता, उद्यमिता, समाज सेवा, कला, संस्कृति, खेल जगत, अभिनय, साहित्य, चिकित्सा समेत सभी क्षेत्रों में। ठीक है, राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना की बात करें तो बिहार सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों प्रशिक्षकों को खेल पुरस्कार देने के लिए राज्य खेल पुरस्कार व सम्मान योजना बनाई है। तो ये योजना क्यों बनाई गई थी आपको पता हो गया। राज्य में खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा चिन्हित खेलों के अंतर्गत भारत में संचालित राष्ट्रीय खेल महासंघों, अखिल भारतीय संगठनों द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं का चयन होगा। इसमें मेडल विजेता खिलाड़ी को 29 अगस्त को हर साल होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। राज्य खेल पुरस्कार और सम्मान योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2 करोड़, सिल्वर को 1.5 करोड़, कांस्य को 1 करोड़ दिया जाएगा। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जो जीतेंगे, राज्य खेल की बात रही, अभी एशियन गेम्स की बात करें तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीतेंगे इनको 1.5 करोड़, सिल्वर में 1 करोड़ और कांस्य में 75 लाख रुपया मिलेगा। आधिकारिक एशियन चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल जीतने वालों को 75 लाख, सिल्वर जीतने वालों को 50 लाख, कांस्य पदक जीतने वालों को 30 लाख। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीतने वाली टीम, भारतीय टीम में यदि बिहार के खिलाड़ी हैं कोई तो उन्हें भी राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप हो या T20 कोई भी विजेता उपविजेता भारतीय टीम में बिहार के कोई खिलाड़ी हैं तो उन्हें क्रमशः सरकार 1.5 और 1 करोड़ रुपया देगी। ठीक है, क्रम भी याद रखना। राज्य सरकार चैंपियंस ट्रॉफी के विजेता और विजेता टीम के बिहारी सदस्य को क्रमशः 1 करोड़ और 75 लाख मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय खेल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थानों में पाने वाले को 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए भी देगी। प्रदेश के 33 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर। ये भी एक इम्पोर्टेंट है भाई, सभी जिलों में खुलेंगे क्या? सभी में तो नहीं, 33 जिलों में बात हो रही है। ठीक है, 9 मार्च को ऐसी बात पता चली है। 33 जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया खेलो इंडिया योजना के तहत हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। खेल वर्ग और ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो वुशु की बात करें तो वुशु इंडोर स्टेडियम है पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना। एथलेटिक्स सरस्वती निवास मंझोला मुजफ्फरपुर न्यू स्टेडियम फजलगंज, सासाराम पटेल फील्ड समस्तीपुर, कोसी हाई स्कूल प्लेग्राउंड बीरपुर सुपौल नेहरू स्टेडियम लहरिया सराय दरभंगा। इन सब में बैडमिंटन का कलेक्ट्रिएट कैंपस अररिया सहरसा में, खो खो का RHMTB हाई स्कूल बरारी भागलपुर, पुरानी बाजार वार्ड 12 सूरजपुर लखीसराय, इंडोर स्टेडियम मुंगेर में। रग्बी के लिए कपटिया नालंदा में, कुश्ती के लिए कुंवारिद्दी भोर गोपालगंज, इंडोर स्टेडियम औरंगाबाद में। तीरंदाजी के लिए वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा, ठीक है, खरारी गया में। कबड्डी के लिए मिन्ता खेल परिसर मखदूमपुर शेखपुरा वार्ड 16 रामपुर परौरी। सीतामढ़ी हाई स्कूल अमैन पारस बिगहा जहानाबाद। BP मंडल इंडोर स्टेडियम मधेपुरा। महात्मा गांधी हाई स्कूल बिहटा बेगूसराय ब्रह्मपुर बक्सर में खोला जाएगा। फुटबॉल के लिए महाराजा स्टेडियम बेतिया, जगजीवन स्टेडियम भभुआ, लक्ष्मीपुर सीतोपुर सीवान में। हॉकी के लिए कोसी कॉलेज खगड़िया, श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जमुई गोरौल, हॉकी ग्राउंड वैशाली, वेटलिफ्टिंग कटिहार में। टेबल टेनिस के लिए वॉटसन स्कूल मधुबनी, तलवारबाजी के लिए खेल भवन शाह व्यायामशाला मोतिहारी में खोला जाएगा। ठीक है, अररिया में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर, ये भी देखेंगे। तो अररिया जिले का रानीगंज प्रखंड है, इसमें दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा। मास्टर प्लान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा गया है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन
विभाग इसकी तैयारी भी कर रहा है। दूसरे चिड़ियाघर को बनाने के मास्टर प्लान को अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक के दौरान अपनी मंजूरी दी थी। स्टेट वाइल्ड लाइफ की बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद एक प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और जानकारी के अनुसार अररिया जिले के रानीगंज में प्रस्तावित चिड़ियाघर का इलाका करीब 289 एकड़ में फैला हुआ है। ये स्थान नेपाल और पश्चिम बंगाल के नज़दीक है। ऐसे में वहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी आते रहते हैं। ठीक है, अररिया की बात हो रही है। प्रस्तावित चिड़ियाघर के इलाके में तालाबों की बहुतायत होने से हर साल के अक्टूबर और मार्च महीने में प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। इस स्थान की आबो हवा शेर, बाघ, तेंदुआ, गैंडा, जिराफ, हिरण इन सब के लिए अनुकूल होता है। इस कारण विभाग ने इसे चिड़ियाघर के रूप में विकसित करने का निर्णय भी लिया है। विश्व स्तरीय बनेगा बिहार का मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन। विश्व स्तरीय बनेगा कौन सा? बिहार, मुजफ्फरपुर वाला जंक्शन। ठीक है, तो पटना के बाद प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर स्थित रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। पटना पहला है, दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरपुर। रेल भूमि विकास प्राधिकरण के संयुक्त महाप्रबंधक PR सिंह ने बताया कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने का यह काम 2 फेज में होगा। प्रथम फेज का काम 2024 में पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर के रेलवे जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सेवाएं बहाल होंगी। भाई उसमें क्या क्या रहेगा आपको ये पता होना चाहिए। तो एयरपोर्ट जैसी सुविधा रहेगी। ठीक है, मुजफ्फरपुर जंक्शन उत्तर बिहार का सबसे बेहतरीन जंक्शन बनेगा। मल्टी स्टोरी पार्किंग होगी, एयर कॉन्कोर्स होगा, कंबाइंड टर्मिनल के अलावा प्रवेश निकास वाले यात्रियों के लिए अलग अलग भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। द्वितीय फेज की बात करें 2025 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। इससे मुजफ्फरपुर जंक्शन नए लुक में नज़र आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, 446 करोड़ रुपया लगेगा भैया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। बिहार में लागू हुआ है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य RJS राज श्रीवास्तव ने बताया कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हो गया। कौन सा लागू हुआ है? फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू हुआ है। ठीक है, और ये लागू करने वाला बिहार जो है देश का चौथा राज्य बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना भाई। चलिए, राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लागू होने की जानकारी पटना उच्च न्यायालय को दी है। अब बिहार में फार्मा क्लिनिक खुलने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। इस क्लिनिक के खुलने से दवाखाने में विक्रेता दवाओं की जानकारी देने पर शुल्क वसूल सकेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और संशोधन हुआ था 2021 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। ठीक है, रेगुलेशन भारत के राजपत्र में 16 जनवरी 2015 को अधिसूचित किया गया था। रेगुलेशन को लागू करने के लिए बिहार के एक फार्मासिस्ट मुकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यहाँ से पक्ष में फैसला नहीं आने पर सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय को बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन का अनुपालन हो रहा है या नहीं यह इसे देखने का निर्देश दिया है। ठीक है, बिहार राज्य फार्मेसी काउंसिल के नवनिर्वाचित सदस्य जो RJS राज श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि इस केंद्रीय विधान के प्रभाव में आते ही बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली प्रभावहीन होगी और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लागू होने से फार्मेसी निदेशालय का गठन का रास्ता भी साफ हो जाएगा। ठीक है, याद रखना भैया। इसमें और क्या है, फार्मेसी प्रैक्टिस है तो फार्मासिस्टों को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार 4 समूह, कौन सा? कम्युनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्मासिस्ट में बांटा गया है। ठीक है, ये आपको 4 भाग पता होंगे, 4 समूह। बिहार में 557 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मिली है प्रारंभिक हरी झंडी। ठीक है, प्रारंभिक हरी झंडी मिली है निवेश के लिए। और ये निवेश बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक हुई है, इसी में इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ठीक है, ये याद रखना है किस मौके पर हुआ था। ये सभी प्रस्ताव 2 करोड़ रुपए से अधिक के हैं। इनमें सर्वाधिक 122 करोड़ ठीक है रुपए के निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो देखिए 60 निवेश प्रस्तावों में 18 यूनिट राइस मिलों की स्थापना है। ये सब यूनिट उसना चावल बनाने के लिए हैं। दरअसल हाल ही में राज्य सरकार ने उसना चावल को प्रमोट किया, लिहाजा ये निवेश प्रस्ताव आए हैं। ये निवेश प्रस्ताव
लखीसराय अररिया कहाँ कहाँ पर भैया? लखीसराय अररिया गया है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, पटना, पश्चिमी चंपारण में है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में प्रारंभिक क्लियरेंस पाने वाले 19 प्रस्ताव कहाँ कहाँ है? तो बांका, वैशाली, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, हाजीपुर और जमुई में है। खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य यूनिट स्थापना के लिए जो प्रस्ताव हुआ तो मुजफ्फरपुर का मोतीपुर मेगा फूड पार्क में पोल्ट्री फीड के लिए करीब 18 करोड़ रुपए, पूर्णिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में 50 करोड़ रुपए का पोल्ट्री फीड प्लांट स्थापित किया जाना है। ठीक है। हाजीपुर इंडस्ट्रियल जोन में कुरकुरे पोटैटो चिप्स के लिए 33 करोड़ का निवेश। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल सेक्टर में मुजफ्फरपुर में 40 करोड़ रुपए, करीब 3.25 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। पटना के दीघा आशियाना रोड पर 150 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना में 58 करोड़ रुपया। पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र पटना में IT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि से जुड़े हार्डवेयर के निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 17.38 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होटल और बैंक्वेट के निर्माण पर किया जाएगा। मुख्य प्रस्ताव जिन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया, बक्सर में 65 के LPD का इथेनॉल प्लांट होगा। राजेंद्र नगर रोड पटना में 73 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। बांका जिला स्थित अमरपुर में LPG बॉटलिंग रेफिलिंग प्लांट रहेगा। गया में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 1500 kWp की नई ग्रिड स्थापित होगी। फतुहा में 1 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी। सेक्टर वाइज निवेश प्रस्ताव जिन्हें स्टेज 1 क्लियरेंस दिया गया उनके बारे में देखें तो राइस मिल के लिए 103 करोड़ रुपया। फूड प्रोसेसिंग के लिए 18 आवेदन आए हैं, 225 करोड़ रुपए। मैन्युफैक्चरिंग जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 आवेदन संख्या है, 64.59 करोड़। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए 42.20 करोड़। अदर्स इंडस्ट्रीज के लिए 9 है। ठीक है। इसमें 122.32 करोड़ रुपया है। ठीक है, ध्यान रखना। बिहार में अब चलेगी मीठी क्रांति। मीठी क्रांति क्या है भाई? शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है ना। तो 17 जिलों का चयन हुआ है, आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन हनी मिशन के तहत इनका चयन होगा। योजना क्रियान्वयन के लिए इन जिलों को राशि की पहली किस्त भी भेजी जा रही। केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बिहार के 17 जिले कौन कौन से हैं? तो औरंगाबाद है, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जमुई, किशनगंज, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, रोहतास है, समस्तीपुर है, सारण है, सीतामढ़ी है, वैशाली जिलों का चयन हुआ है। यहाँ हनी मिशन मतलब मीठी क्रांति की सफलता के लिए केंद्र राज्य सरकार संयुक्त रूप से काम करेंगी। मधुमक्खी पालन में राज्य में महिलाओं के समूह जीविका वेजफेड को प्राथमिकता दी गई। किसको प्राथमिकता दी गई ये भी याद रखने की जरूरत है। 30% हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। इसका फायदा जीविका दाइयों दीदियों को भी मिलेगा। महिला समूहों, किसान समूहों, सहकारी समितियों को अनुदान देकर इसके लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। महिलाओं को मधुमक्खी पालन के लिए बढ़ावा देने के अलावा तकनीकी सहायता भी मिलेगी, आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी इनको। ठीक है। और राज्य सरकार की ओर से इसमें वार्षिक कार्य योजना भी तैयार कर ली गई। जिला बागवानी विकास समिति को किसान समूह चयन की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो जिला बागवानी विकास समिति को दी गई है। ठीक है, ये भी हमको पता हो गया। उद्देश्य क्या है? मधु क्रांति मीठी क्रांति लाना है। मधु क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन, मधु उत्पादन, अन्य उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि गैर कृषि परिवार को रोजगार दिलाने में मदद करेगा। ठीक है, आप याद रखना इसको। अब याद रखें तो बिहार में बड़े पैमाने पर शहद का उत्पादन होता है। राज्य के करीब 50,000 लोग इससे जुड़े हैं। बिहार के शहद की देश नहीं बल्कि विदेशों में भी, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, मोरक्को में भी ज़्यादा मांग होती है, तो इसलिए इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए। बिहार में 63 स्थानों पर बनाए जाएंगे नए ROB। अभी ROB क्या है भाई? तो नए ROB क्या है? ROB का मतलब है रेलवे उपरगामी सेतु। ठीक है। तो बिहार का राजस्व, भूमि सुधार, गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि 2023-24 के आय व्यय पर चर्चा के दौरान कि राज्य में 63 स्थानों पर नए रेलवे उपरगामी सेतु बनाए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है। इन्होंने बताया ROB है तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, याद रखना, और बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता भी किया जाएगा। GMD अनुमोदन DPR बनाई जा रही है। अभी रेलवे के प्रस्तावित ROB में 47 को GMD ने अनुमोदित कर दिया है। 13 ROB को DPR पर रेलवे ने अनुमति दी है। इसी क्रम में समस्तीपुर रेल मंडल में, ये याद रखना,
दलसिंह सराय और नासिरगंज के बीच आरओबी बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें नई परियोजनाओं की घोषणा भी हुई है। जेपी गंगा पथ से दीघा से शेरपुर तक 50 किलोमीटर लंबा 6 लेन 3100 करोड़ रुपए का। दीघा से एन सिन्हा तक के रास्ते में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण 500 करोड़ रुपए। करौटा तेलमर पथ के मार्ग में नूर सराय से सिलाव तक 60 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड योजना 862 करोड़ रुपए। राघोपुर दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचाने क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण 1600 करोड़ रुपए। कोसी नदी पर डेंगराही घाट पुल का निर्माण 415 करोड़ रुपए। ये सारा चीज़ इसमें है। एनआईटी पटना के छात्र द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन को मिला पेटेंट। कौन भाई? स्टूडेंट है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती, नाम याद रखना। सिमुलेटर मशीन बनाई जो मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क की निर्माण सामग्री में नमी की पहचान कर लेगी, उसको पेटेंट मिल गया है। पीएचडी स्टूडेंट हैं, याद रखना हिलोल चक्रवर्ती। सिमुलेटर मशीन से अलकतरा के साथ कौन सा मटेरियल मिलाया जाए जिससे सड़क पानी या अधिक गर्मी या फिर अधिक दबाव से जल्दी खराब ना हो, इसकी पहचान हो जाएगी। ये मशीन मौसम, वाहनों के दबाव, पथरीले स्थान पर अलकतरा के साथ सीमेंट या अन्य सामग्री कितना और कैसे मिलाया जाए ये भी बताएगी। एनआईटी पटना के पीएचडी के छात्र ने 4 साल के रिसर्च के बाद सिमुलेटर मशीन को बनाया है, ये भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए किसने बनाया ये पता है, क्या काम करेगी ये भी पता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये है डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती द्वारा बनाई गई सिमुलेटर मशीन। ये भैया सिमुलेटर मशीन। बिहार के 10 शहरों के विकास के लिए बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी। बिहार के नगर विकास आवास विभाग ने 10 नए विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल इसमें शामिल हैं। ठीक है, याद रखना इन जिलों का नाम। प्रमुख बिंदु के रूप में देखा जाए तो नए विस्तारित शहरों की प्रत्येक प्लानिंग एरिया अथॉरिटी से संबंधित जिले के डीएम अध्यक्ष होंगे। संबंधित प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सदस्य सचिव बनाए गए हैं इसमें। ठीक है, संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, ये सब तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं फिलहाल। ठीक है, प्लानिंग एरिया अथॉरिटी पर विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान के साथ ही अन्य विकास योजनाओं की तैयारी, इसके क्रियान्वयन, अन्य नियमानुकूल कार्रवाई की जिम्मेदारी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब और कुछ नहीं इसमें देखना है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे देख लें, राज्य के इन 43 नए शहरों में प्लानिंग अथॉरिटी गठित की गई है। इसमें आरा, अररिया, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भभुआ, बिहार शरीफ, बोधगया, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डेहरी, फारबिसगंज, गया, हाजीपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, राजगीर, सहरसा, सासाराम, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल इसमें शामिल हैं। जस्टिस के विनोद चंद्रन ने ली पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ। ठीक है, नाम क्या है? जस्टिस के विनोद चंद्रन। तो याद रखना, यहाँ के जो राज्यपाल हैं बिहार के, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मुख्य न्यायाधीश के पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। और ये 26 अप्रैल 2025 तक बने रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इनसे पहले कौन थे? तो इससे पहले ये कहाँ पर थे? तो इससे पहले जस्टिस के विनोद चंद्रन केरल हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की प्रमोशन के बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, संजय करोल का स्थान लिया इन्होंने। जस्टिस संजय करोल सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में 3 मुख्य न्यायाधीश, दो न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद के लिए की गई। पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल भी उसमें शामिल हैं। इस वजह से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली है। जस्टिस के विनोद चंद्रन 2011 के नवंबर महीने में केरल उच्च न्यायालय में जज बने थे भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान देगा 5509 करोड़ रुपया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिल्ली में वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के अतिरिक्त सचिव हैं रजत कुमार मिश्रा। और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी की भी समझौता हुआ। और इसके अंतर्गत जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका
बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 5509 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, याद रखना। बाकी इसमें क्या है, इसमें तो और कुछ नहीं है ज़्यादा। चलिए, योजना के अनुसार JICA जून 23 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं, निर्माण परीक्षण सहित प्रदान करने के लिए सलाहकारों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, ये सब छोड़िए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के निकट बैरिया संपतचक में पटना मेट्रो का डिपो होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये मार्च वाला जो है करंट अफेयर समाप्त हो गया है। अभी फरवरी और जनवरी का बचा है। ठीक है, अपने पास। तो अब अगली वीडियो में फरवरी का, फिर उसके बाद जनवरी का, फिर इधर जून का आ गया होगा, जून का कर देंगे, फिर उधर चलेंगे, स्टार्ट कर देंगे दिसंबर, फिर नवंबर, ऐसे धीरे धीरे करके सब निपटा देंगे जल्दी जल्दी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।